सभी मित्रों को नमस्कार। और आज फिर से हम आपके लिए हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण लेकर आए हैं एक वीडियो के माध्यम से। और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हिंदी का जो मध्य भाग है, यानी हिंदी किन किन राज्यों में बोली जाती है, तो उसके बारे में एक बार हम चर्चा कर लेंगे। तो हिंदी जो है, हिंदी भाषा भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। ठीक है। हिंदी जो है, जो हमारी हिंदी भाषा है, वह भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। अब 10 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला जो राज्य है वह है राजस्थान। पहला जो राज्य है राजस्थान। दूसरा झारखंड। दूसरा कौन सा राज्य है हमारा जिसमें हिंदी बोली जाती है? झारखंड। तीसरा जो राज्य है वह है बिहार। ठीक है। और नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर, नंबर 5 पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक। इन जो ये 5 राज्य हैं, कौन कौन से? राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर 6ठे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश। और 7वें नंबर पर है हरियाणा। ठीक। 8 नंबर पर है छत्तीसगढ़। और 9 नंबर पर है दिल्ली। और 10 नंबर पर है जो हमारे द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार। ये क्या है? द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों। अब ये 10 राज्य हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। ये 10 राज्य ऐसे हैं भारत के जहां पर हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है। पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर बिहार, नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 5 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 6 हिमाचल प्रदेश, नंबर 7 हरियाणा, नंबर 8 छत्तीसगढ़, 9 दिल्ली और 10वें नंबर पर है अंडमान निकोबार, जो हमारे द्वीप समूह हैं। इन 10 राज्यों में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है। ये तो हमारा हो गया हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण।
ठीक। अब हम चर्चा करेंगे जो हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे जो हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण है उसके ऊपर। तो जो भारत का संविधान है उसमें अनुसूचियां हैं। तो जो नंबर 8 की अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इसको एक बार लिख लेंगे। संविधान में अनुसूची अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। जो हमारी संविधान की अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है। और संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। जो संविधान है भारत का, उस संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। 22 भाषाओं का वर्णन है। और संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। यानी 343 अनुच्छेद 343 और 351 में जो हिंदी है उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का। यह आपको याद रखना है कि हिंदी को जो भारत के संविधान में दर्जा प्राप्त है वह राजभाषा का है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम चर्चा करेंगे कि भाषा में जैसे मातृभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, और यहाँ एक शब्द हमने पढ़ा राजभाषा, बोली। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली जो आती है वह है बोली। अब बोली हम किसको कहेंगे? बता सकता है कोई कि बोली की परिभाषा या बोली क्या होती है, किसको कहेंगे? तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वह भाषा जो किसी क्षेत्र में बोली जाए और उसका क्षेत्र या आकार
निश्चित हो। निश्चित हो। ठीक है, इससे कुछ समझ में आया कि वह भाषा जो किसी क्षेत्र में बोली जाए और उसका क्षेत्र या आकार निश्चित हो। ठीक है, उसका आकार या क्षेत्र निश्चित हो, अर्थात जैसे हम किसी राज्य में रहते हैं और उस राज्य में कई ज़िले होते हैं और हर ज़िले में हमको क्या मिलता है कि हर ज़िले की जो बोली होती है उसमें बदलाव मिलता है। आपने कहावत सुनी होगी कि पग पग पर पानी बदले, कदम कदम पर पानी बदले, और सॉरी दोस्तों, ये कहावत आपने सुनी होगी कि कोस कोस पर पानी बदले, कदम कदम पर वाणी। यानी कोस कोस पर तो क्या होता है, पानी बदलता रहता है, और कदम कदम यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर बोली बदल जाती है। यह हमको देखने को मिलता है। तो बोली का जो आकार है वो निश्चित होता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम? बोली कहते हैं। बोली कहते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी जिले में रहते हैं तो वहाँ की भाषा या बोली अलग होगी, और आपसे 2 जिले छोड़कर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ की जो बोली है वह अलग होगी। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि वह भाषा जो किसी क्षेत्र में बोली जाए और उसका क्षेत्र या आकार निश्चित हो, बोली कहलाती है। ठीक है, अब हम भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे कि भाषा किसको कहते हैं और उसकी परिभाषा पर चर्चा करेंगे। भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है। तो वह भाषा जो किसी क्षेत्र में बोली जाए, किसी क्षेत्र में बोली जाए और उसका आकार व्यापक हो, भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। ठीक, वह भाषा जो किसी क्षेत्र में बोली जाए और उसका व्यापक हो, यानी उसका आकार, क्षेत्र में बोली जाए और उसका आकार व्यापक हो, व्यापक हो, ठीक है। वह भाषा जो किसी क्षेत्र में बोली जाए और उसका आकार व्यापक हो, भाषा कहलाती है। ठीक है, समझ में आया कि वह भाषा जो किसी क्षेत्र में बोली जाए और उसका आकार व्यापक हो, भाषा कहलाती है। ठीक, इसको एक बार इसके माध्यम से समझेंगे। तो जैसे इसके अंदर एक ये है, ठीक, और जैसे ये जो छोटा वृत्त है इसको हम बोली मान सकते हैं, बोली। ठीक, और इससे जो बाहर का एरिया है, ठीक, इसका आकार व्यापक है यानी बड़ा है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ भी है,
यहाँ भी है, और ये ऐसे फैला हुआ है। ठीक, ये फैला हुआ है। समझ में आई क्या कि बोली की परिभाषा क्या थी? कि वह भाषा जो किसी क्षेत्र में बोली जाए और उसका आकार या क्षेत्र निश्चित हो। तो इसका निश्चित है, एक इसके अंदर जो है वो बोली है, इससे ये बाहर नहीं जा सकती। तो वह क्या होगी? बोली। और जिसका आकार व्यापक हो यानी बड़ा हो, आप देख सकते हो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आगे तक ये फैल सकती है। तो जिसका आकार व्यापक हो यानी बड़ा हो, वह क्या होगी? वह भाषा कहलाएगी, भाषा। ठीक, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हिंदी जो बोली जाती है वह 10 राज्यों में बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, तो वह क्या होगी? भाषा व्यापक होगी। ठीक, बोली एक सीमित रहती है। जैसे एक जिले में कोई सी भी भाषा बोली जाएगी तो उस पूरे जिले में वो ही भाषा बोली जाएगी। ठीक, मगर हम राज्य में जाएंगे तो अनेक प्रकार की बोली मिलेंगी, अनेक प्रकार की बोली मिलेंगी, मगर भाषा जो मिलेगी वह एक ही मिलेगी। ठीक है, तो क्या समझा हमने? जो बोली होती है उसका क्षेत्र निश्चित होता है, और जो भाषा होती है उसका क्षेत्र बड़ा यानी व्यापक होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मातृभाषा पर। तो मातृभाषा किसको कहते हैं? वह भाषा जो बालक माँ के मुख से सीखता है, यानी बच्चा जो भाषा अपनी माँ के मुख से सीखता है वह क्या होती है? मातृभाषा होती है। और उसका विकास धीरे धीरे समाज से होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी एक बार लिख लेंगे। वह भाषा जो बालक अपनी माँ के मुख से सीखता है, और उसका विकास समाज से होता है। समाज से होता है, वह मातृभाषा कहलाती है। वह मातृभाषा कहलाती है। ठीक, वह भाषा जो बालक अपनी माँ के मुख से सीखता है और उसका विकास समाज से होता है, वह मातृभाषा कहलाती है। समझ में आया? जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपनी माँ के द्वारा ही, अपनी माँ के मुख से ही भाषा सीखता है, और धीरे धीरे वह समाज में परिवार के सदस्यों से और ज़्यादा भाषा जो है वो सीखता है, तो उसका समाज में विकास होता है, वह मातृभाषा कहलाती है। ठीक, इसका सबसे जो सही उदाहरण है वह क्या है? परिवार। ठीक, हम यह भी कह सकते हैं कि वह भाषा जो बालक अपने परिवार से सीखता है या अपनी माँ के मुख से सीखता है और उसका विकास समाज से होता है, समाज में होता है, वह क्या है? मातृभाषा है। ठीक है, अब जो है एक भाषा बची राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो एक बार इन दोनों की भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो राजभाषा किसको कहेंगे? तो जानेंगे उस क्षेत्र के
राज्य की वह भाषा उस क्षेत्र की या उस क्षेत्र के राज्य की वह भाषा जिसमें उस राज्य के कामकाज किए जाते हैं, और जो सरकारी कामकाज किए जाते हैं जिस भाषा में, वही भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है दोस्तों। तो एक बार इसको भी देख लेंगे हम। वह भाषा जिसमें किसी राज्य के सरकारी कामकाज किए जाते हैं, वही भाषा राजभाषा कहलाती है। ठीक है, इससे क्या समझ में आया कि वह भाषा जिसमें किसी भी राज्य के सरकारी कामकाज किए जाते हैं, उस राज्य की वह राजभाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे भारत में नागालैंड है, उसमें अंग्रेजी जो भाषा है उसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और जो हमने पीछे पढ़ा कि हिंदी 10 राज्यों में बोली जाती है, भारत के 10 राज्यों में बोली जाती है। कौन कौन से राज्य थे वो? राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन 10 राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है, और इन 10 राज्यों में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो साधारण सी बात में समझेंगे कि वह भाषा जिसमें किसी राज्य के सरकारी कामकाज किए जाते हैं, वही राजभाषा कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रभाषा के ऊपर। ठीक, राष्ट्रभाषा के ऊपर बात करेंगे। राष्ट्रभाषा, तो इसकी भी परिभाषा एक बार जान लेंगे। किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता या अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा का अधिक प्रयोग करती है, उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता या अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा का अधिक प्रयोग करती है, उसे उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। ठीक है, तो जिस भी देश में अधिक जनसंख्या जिस भाषा का अधिक प्रयोग करती है, वही उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होती है। ठीक, अब कोई बताएगा कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? जल्दी से बताओ।
तो दोस्तों, वैसे तो हिंदी को ही भारत की राष्ट्रभाषा मानना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है भारत में। परंतु भारत के संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो इसलिए उसमें हिंदी के साथ 21 और भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है। इसलिए हम संविधान की दृष्टि से हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं मान सकते। तो यह आपको याद रखना है क्या, कि भारत के संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक, भारत के संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, इसलिए हम भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं मान सकते। हिंदी जो है वह भारत की राजभाषा है, यह भी आप लिख लेना। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी की राजभाषा है। ठीक, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो आज हमने काफी विषयों पर चर्चा की, जैसे हिंदी का मध्य भाग, हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण, जिसमें हमने पढ़ा कि संविधान में अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और बोली के बारे में जाना, भाषा के बारे में जाना, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के बारे में जाना। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपकी समझ में भी आया होगा दोस्तों। और वीडियो के विषय में कोई सुझाव हो तो ज़रूर संदेश भेजें, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। और आगे हम ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।